नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले कई अध्यायों में हमने पर्यावरण भूगोल के बारे में पढ़ा। हमने पर्यावरण भूगोल की प्रथम इकाई को पूरा कर लिया। इस समय हम पर्यावरण भूगोल की द्वितीय इकाई में चल रहे हैं। हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के अध्याय में हम पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार के कार्य संचालित होते हैं, कौन कौन से कार्य संचालित होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इन्हीं कार्यों के अंदर हम ऊर्जा प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र सदैव क्रियाशील रहता है। इसके क्रियात्मक स्वरूप या कार्यप्रणाली का संबंध पोषकता प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह और खनिज प्रवाह से होता है। विभिन्न पदार्थों का प्रवाह एक चक्र के रूप में होता है। आवश्यकता के अनुसार सजीव विभिन्न तत्वों को जलमंडल, स्थलमंडल तथा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और कुछ समय बाद पुनः इन मंडलों में मुक्त कर देते हैं। चलिए इसे हम समझते हैं। इसके क्रियात्मक स्वरूप या कार्यप्रणाली का संबंध पोषकता प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह और खनिज प्रवाह से होता है। इसका क्या तात्पर्य है? हमें यह भली प्रकार से पता है कि किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण उस क्षेत्र के जैविक घटक और अजैविक घटकों के पारस्परिक अंतःक्रियाओं से होता है। अर्थात किसी भी क्षेत्र के अंदर जब पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है तो वहां पर जैविक घटक और अजैविक घटकों का मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर जब जैविक घटकों का निर्माण होता है तो वास्तव में जैविक घटकों के अंदर अजैविक घटकों का ही रूपांतरण होता है। अब जैविक घटक क्या क्या होते हैं इस बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जैविक घटक वे घटक होते हैं जो कि श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और प्रजनन करते हैं। वो सभी जैविक घटक होते हैं, अर्थात वो सजीव होते हैं। ये सजीव आपस में पोषकता प्रवाह के आधार पर जुड़े होते हैं। हम ये जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैविक घटकों के कई स्तर होते हैं और उन स्तरों को हमने पिछले अध्यायों में बांटा है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक ऐसे जैविक घटक जो पोषण के आधार पर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम स्वयं पोषी कहते हैं। और ऐसे जैविक घटक जो अपने पोषण के लिए, अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दूसरे घटकों पर निर्भर करते हैं, हम उनको परपोषी घटक कहते हैं। परपोषी घटकों को हमने आगे चल के दो और भागों में बांटा था, आपको याद हो तो, एक उपभोक्ता था और दूसरे अपघटक थे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर इस प्रकार से जैविक घटक आपस में पोषकता स्तर के आधार पर, अर्थात पोषण स्तर के आधार पर जुड़े होते हैं और इस पोषण स्तर के अंदर ये जैविक घटक एक दूसरे स्तर से ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं भोजन के रूप में। अब ये भोजन के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं तो इसके साथ में उनके अंदर क्या होता है कि जब वो भोजन के रूप में एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है, शाकाहारी जीव उत्पादकों का भक्षण करते हैं, तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह तो होता ही होता है, साथ ही साथ में उसमें खनिजों का प्रवाह भी होता है। क्योंकि जीवों के अंदर हम ये जानते हैं कि चाहे वो जैविक जीव हो, उनके अंदर अजैविक घटकों का समावेश होता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में भी, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कई बार हमारे शरीर में, जैसे हम कहते हैं खून की कमी हो गई तो हमारे लौह तत्व की कमी हो सकती है, हड्डियों की कमजोरी आ रही है तो कैल्शियम की कमी हो सकती है, जबकि ये सारे तत्व अजैविक तत्व हैं। तो जैविक घटकों का निर्माण अजैविक तत्वों से ही होता है। और अजैविक तत्व उन्हें कहां से प्राप्त होते हैं? अजैविक तत्व वो भोजन के रूप में अपने निचले स्तर के जीवों को, जिनको वो खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है, उनसे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में अजैविक घटकों की क्रियाएं चलती रहती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह चलता रहता है, खनिज प्रवाह चलता रहता है और इन सभी का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली के अंदर कार्य के रूप से जाना जाता है। ये सभी पदार्थ का प्रवाह एक चक्र के रूप में होता है, अर्थात ये एक चक्र के रूप में एक स्थान से शुरू होते हैं, अपना पूरा चक्र पूरा करते हैं, पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में अजैविक घटकों के बारे में पढ़ा था। अजैविक घटक वातावरण के अंदर पोषक तत्वों के रूप में होते हैं जो उत्पादकों तक जाते हैं, उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक जाते हैं और उपभोक्ताओं से वापस अपने मूल स्थान में विमुक्त हो जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार विभिन्न तत्वों को, सजीव विभिन्न तत्वों को जलमंडल, स्थलमंडल तथा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। इसका यह तात्पर्य है जो जीव जलमंडल में रहते हैं वो इन तत्वों को अपने आसपास के क्षेत्र अर्थात जलमंडल से प्राप्त करेंगे। जो जीव स्थलमंडल में रहते हैं वो इन तत्वों को स्थलमंडल से प्राप्त करेंगे। और जो जीव अपना निवास वायुमंडल में या वायु में विलगित अवस्था में रखते हैं वे जीव
इन्हें वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और अंत में इनकी मृत्यु होने के पश्चात ये सारे पोषक तत्व, ये सारे अजैविक तत्व पुनः वातावरण में विमुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार के चक्रों में जैविक एवं अजैविक दोनों ही प्रकार के घटक निरंतर क्रियाशील रहते हैं, अतः इसे जैव भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जैव भू रासायनिक चक्र, क्योंकि इसमें जैविक और अजैविक घटक आपस में संबंधित रहते हैं और यह रासायनिक क्रिया द्वारा चलता है, इसलिए इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली को समझने के लिए खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी पिरामिड, खनिज पदार्थों का चक्रीकरण तथा ऊर्जा प्रवाह को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कार्य होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी पिरामिड, खनिज पदार्थों का चक्रीकरण और ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य कार्यों के रूप में संचालित होते हैं। खाद्य श्रृंखला, वास्तव में जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि खाद्य श्रृंखला अर्थात भोजन की एक श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यह तो इसका एक शाब्दिक अर्थ हुआ। इसके विस्तृत रूप से हम अध्ययन करते हैं कि यह होता क्या है। खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम होता है, जिसमें एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक पारिस्थितिकी तंत्र वास्तव में जैविक व अजैविक घटकों का एक क्रियात्मक समूह होता है, जिसमें जैविक घटक अजैविक घटकों के साथ लगातार आपसी अंतःक्रियाएं करते रहते हैं। अब जैविक घटक भी कई प्रकार के होते हैं। मूल रूप से हमने इन्हें दो भागों में बांटा था, एक स्वयंपोषी घटक और दूसरे परपोषी घटक। अब स्वयंपोषी घटकों के साथ तो यह है कि वो अजैविक घटकों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। पर जो दूसरे घटक हैं, जिन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, जो परपोषी जैविक घटक हैं, उन्हें अपने विकास के लिए, उन्हें अपनी ऊर्जा के लिए इन स्वयंपोषी घटकों पर निर्भर रहना पड़ता है और ये अपने विकास के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए भोजन के रूप में इन्हें खाकर अपना विकास करते हैं। तो ये एक श्रृंखला बन जाती है। जिस तरह से स्वयंपोषी पादपों को शाकाहारी जीव खाते हैं और शाकाहारी जीव खाने से उनमें संचित ऊर्जा जो हरे पादपों में होती है शाकाहारी जीवों में पहुंच जाती है और फिर शाकाहारी जीव वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। तो दूसरे मांसाहारी जीव, जिन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ताओं में हम जानते हैं छोटे मांसाहारी जीव होते हैं, वो उन्हें खाते हैं, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक स्तर पर होती है, प्रत्येक स्तर के जीवों को होती है। अपने काम करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और पारिस्थितिकी तंत्र में यह ऊर्जा भोजन के रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती है। तो सबसे पहले ऊर्जा कहां से शुरू हुई? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों की यदि हम बात करें तो स्वयंपोषी हरे पौधों ने इस ऊर्जा को अपने अंदर बनाया और स्थिरीकृत किया। भोजन के रूप में शाकाहारी जीवों ने उन्हें खाया और यह ऊर्जा उनमें चली गई और फिर उनका विकास हुआ, वृद्धि हुई, संख्या में वृद्धि हुई। फिर मांसाहारी जीवों ने, खासतौर से छोटे मांसाहारी जीवों ने ऊर्जा के लिए उन शाकाहारी जीवों को खाया, फिर उनकी संख्या में वृद्धि हुई, वो बड़े हुए, उनका विकास हुआ और फिर बड़े मांसाहारी जीवों ने छोटे मांसाहारी जीवों को भी खाया और शाकाहारी जीवों को भी खाया। इस प्रकार से उन्होंने अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों का भक्षण किया और वो ऊर्जा भोजन के रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित हो गई। इसी कारण से हम इस ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला के रूप में या भोजन श्रृंखला के रूप में जानते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीव करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं का द्वितीयक उपभोक्ताओं, छोटे मांसाहारी जीवों अर्थात, एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं का तृतीयक उपभोक्ता भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अब आप यहां इस बात का ध्यान रखिए कि जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, पर द्वितीयक उपभोक्ता में छोटे मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे छिपकली हो सकती है, मेंढक हो सकता है, सांप हो सकता है। तो ये इनके आकार के अनुसार छोटे शाकाहारी जीव, जैसे टिड्डी है, छिपकली टिड्डी को खा सकती है, मेंढक है, मेंढक भी टिड्डी को खा सकता है, सांप है, सांप चूहे को खा सकता है, मेंढक को खा सकता है। तो इस प्रकार से छोटे मांसाहारी जीव छोटे शाकाहारी जीवों का अपने भोजन के रूप में
इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को तो खा ही लेते हैं, अर्थात छोटे शाकाहारी जीवों को, पर साथ ही साथ कभी आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाई तृतीयक उपभोक्ता तो द्वितीयक उपभोक्ता ही खाएंगे, भाई ये चेन के रूप में चला हुआ है। नहीं, चेन के रूप में नहीं है। तृतीयक उपभोक्ता बड़े उपभोक्ता होते हैं, वो अपनी भोजन की आपूर्ति के लिए द्वितीयक उपभोक्ताओं को भक्षण करने के साथ साथ प्राथमिक उपभोक्ताओं का भी भक्षण करते हैं। जैसे कि आप यहां देखेंगे कि मान लीजिए कि किसी घास पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैसे कोई हिरण है। अब एक हिरण बड़ा शाकाहारी जीव है जिसे कोई द्वितीयक उपभोक्ता, मान लीजिए सांप तो नहीं खा सकता, हाँ उसे लोमड़ी खा सकती है, उसे लकड़बग्गा खा सकता है, वो द्वितीयक उपभोक्ता है, पर शेर भी उसे खाता है। इसी तरह यदि मैं बात करूं किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसे अफ्रीका के घास मैदानों में शाकाहारी जीवों में, बड़े शाकाहारी जीवों में वहां पे जंगली भैंसे होते हैं। अब जंगली भैंसे को तो शेर ही खाता है नॉर्मली, तो शेर उनको भी खा सकता है। और द्वितीयक उपभोक्ताओं के रूप में जैसे छोटे शाकाहारी जीव हैं, चाहे लोमड़ी है, लकड़बग्गा है और दूसरे शाकाहारी जीव जैसे सांप है, मेंढक है, इनको तृतीयक उपभोक्ता खा सकते हैं। तो एक चेन होती है, पर इस चेन का मतलब यह नहीं है कि तृतीयक उपभोक्ता अपने भोजन के लिए केवल द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर है। तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकता है और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा सकता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए हम इसे आगे चित्र के माध्यम से और समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए एक घास मैदान स्थल में पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में शाकभक्षी अर्थात शाकाहारी टिड्डे, मेंढक, सांप, बाज का एक क्रम पाया जाता है। अर्थात टिड्डा होता है, टिड्डे को आप देख लीजिए कौन खाता है, टिड्डे को सांप भी खा सकता है, मेंढक भी खा सकता है। अब मेंढक को सांप खा जाता है और मेंढक को बाज भी खा सकता है, और सांप को कौन खा सकता है, बाज भी खा सकता है। तो तृतीयक उपभोक्ता यहां पे क्या हुआ, तृतीयक उपभोक्ता बाज हुआ। ये दोनों क्या हुए, आपस में ये एक दूसरे को तो खा सकते हैं, पर इनके जो उपभोक्ता का स्तर है वो कौन सा है, क्योंकि ये छोटे मांसाहारी जीव हैं, इसलिए ये द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में है। ये भी टिड्डी को खाता है, ये भी टिड्डी को भी खा सकता है। पर द्वितीयक स्तर के अंदर भी जो मांसाहारी जीव हैं वो एक दूसरे को भी अपने आकार के अनुसार अपना भोजन बनाते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला के अंदर दूसरी खाद्य श्रृंखला भी चलती रहती है। इस बात का भी आप ध्यान दें। कभी भी ये एक क्रम के रूप में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप शाकाहारी जीव है तो प्राथमिक जो उपभोक्ता है उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाएंगे, अर्थात तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक को नहीं खा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनको खाते हैं अपने भोजन की आपूर्ति के लिए। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर पोषण स्तर या ऊर्जा स्तर कहलाता है। ट्रॉपिक लेवल कहते हैं इसे। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर एक पोषण का स्तर होता है, क्योंकि देख लीजिए पोषण के स्तर से तात्पर्य उत्पादक होते हैं, उत्पादक के नाम से भोजन बनाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उस ऊर्जा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। तो ये वास्तव में जो स्तर हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, ये पोषण स्तर हैं। यहां पर ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर प्रवाह देखा जाता है। अब ये चित्र आप देख सकते हैं कि एक घास पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का मैंने ये चित्र लिया है। यहां पर ये उत्पादक है, घास क्या है, ये उत्पादक है, ये हरे पादप है। ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने अंदर स्थिरीकृत कर लेते हैं और भोजन के रूप में उसे स्थिरीकृत करने के पश्चात जो छोटे शाकाहारी जीव हैं, जैसे कि टिड्डा है, चूहा है, ये इसे अपना भोजन बनाते हैं, खरगोश है, ये इसे अपना भोजन बनाते हैं। अब आकार के अनुसार देखिए, ये द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता तो ये हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता छोटे मांसाहारी जीव किसको खाएगा, सांप चूहे को खा सकता है, छिपकली टिड्डे को खा सकती है। सांप नॉर्मली खरगोश को नहीं खाता, आकार में थोड़ा बड़ा होता है। छिपकली खरगोश को नहीं खाती है, आकार में बड़ी होती है। तो ये यहां पर क्या हुआ, घास को खरगोश खाता है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है, पर खरगोश को कौन खा सकता है, तो बाज खा सकता है। तो इस प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला में अलग अलग प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं भी चल सकती हैं। अब यहां पे देखिए, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डी हुई, द्वितीयक उपभोक्ता छिपकली हुई, छिपकली को किसने खा लिया, बाज को खा लिया। यहां पर उत्पादक घास हो गई, घास को खरगोश ने खा लिया, यह हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को सीधा कौन खा सकता है, बाज खा सकता है। जरूरी नहीं है कि बीच में द्वितीयक उपभोक्ता हो, तृतीयक उपभोक्ता के बीच में, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। नीचे देखिए, यहां पर यह उत्पादक है, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता मतलब चूहे ने खा लिया, चूहे को द्वितीयक उपभोक्ता सांप ने खा लिया और सांप को तृतीयक उपभोक्ता बाज ने खा लिया। तो यह एक पूरा चक्र के रूप में, एक चेन के रूप में खाद्य श्रृंखला चलती रहती है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप
इस श्रृंखला के एक सिरे पर तो हरे पौधे अर्थात उत्पादक होते हैं और दूसरे सिरे पर अपघटक। अब अपघटक का यहां पे क्या तात्पर्य है, आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक स्तर पे जब जीवों की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीयक उपभोक्ता हो, तृतीयक उपभोक्ता हो, या फिर वो उत्पादक हरे पादप ही क्यों ना हो, उनका अंत कहां होता है, अंततः वो अपघटकों के पास पहुंचते हैं और अपघटक उनको विघटित और वियोजित करके उनके अंदर मौजूद सभी पोषक अजैविक तत्वों को पुनः वातावरण में विमुक्त कर देते हैं। तो देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला के एक सिरे पर तो उत्पादक होते हैं और दूसरे सिरे पर अपघटक होते हैं। इसके मध्य विभिन्न स्तर पाए जाते के उपभोक्ता पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पोषण स्तर होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता पाए जाते हैं इन पोषण स्तरों पे। प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा प्रवाह में कमी होती जाती है। अब आप ये देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों ने जितनी ऊर्जा बनाई, जितनी ऊष्मा बनाई, वो सारी की सारी शाकाहारियों तक चली जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि शाकाहारी जीव सारे पौधों को खा जाएंगे, नहीं। और ऐसा भी नहीं होता कि द्वितीयक मांसाहारी जीव या द्वितीयक उपभोक्ता छोटे मांसाहारी जीव और तृतीयक उपभोक्ता बड़े मांसाहारी जीव सारे द्वितीयक को खा जाएंगे या सारे प्राथमिक को खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जब हम जाते हैं तो ऊर्जा की कुछ मात्रा ही स्थानांतरित हो पाती है, बाकी सारी ऊर्जा की मात्रा वायुमंडल में ऊष्मा के रूप में या अन्य रूपों में विमुक्त हो जाती है। अतः खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा मूल उत्पादकों से उपभोक्ताओं में जाएगी, क्योंकि वह जीवों की संख्या कम होगी। तो जितनी ऊर्जा वो बनाएंगे उसका अधिकांश प्रतिशत आगे बढ़ता चला जाएगा। पर खाद्य श्रृंखला जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितनी ज्यादा संख्या होगी, उतनी ज्यादा ऊर्जा बनेगी, उतनी ज्यादा जाएगी, पर उतनी ज्यादा ऊर्जा वापस विमुक्त भी हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे जीव एक दूसरे जीवों को नहीं खा सकते। एक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक भोजन श्रृंखलाएं होती हैं जो किसी स्तर पर परस्पर संबंधित भी हो सकती हैं। प्राय एक जीव एक से अधिक पोषण स्तर के जीवों को अपने भोजन की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि तृतीयक उपभोक्ता का कतई भी यह तात्पर्य नहीं है कि वो अपना भोजन केवल और केवल द्वितीयक स्तर के उपभोक्ताओं से प्राप्त करेंगे। वो प्राथमिक स्तर के उपभोक्ताओं से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं और द्वितीयक स्तर के उपभोक्ताओं से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसी जीव को अनेक जीवों द्वारा भोजन बनाया जा सकता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी ना किसी खाद्य क्रम में जुड़कर एक जटिल जाल बना लेती हैं और इसे पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल या फूड वेब कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जब एक खाद्य श्रृंखला चल रही है तो उस एक खाद्य श्रृंखला के मध्य दूसरी छोटी खाद्य श्रृंखलाएं भी चल सकती हैं। और जब एक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं चलती हैं तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के इस जो तंत्र है इसको हम खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे फूड वेब कहते हैं। इस प्रकार आज के अध्याय में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के बारे में समझा और ये जाना कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या कार्य होते हैं। उनमें से हमने पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण कार्य फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा। इसी के संदर्भ में आप सभी से कोई असाइनमेंट दिया जाता है और आपसे आशा की जाती है कि आप इसे ईमानदारी से अपने नोट्स में प्रश्न को हल करेंगे, असाइनमेंट को लिखेंगे, नोट्स को बनाएंगे, ताकि परीक्षा में जब आपसे सवाल पूछे जाएं तो आप आसानी से उन प्रश्नों का जवाब दे सकें। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में पहला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में क्रियात्मक स्वरूप या कार्य प्रणाली का संबंध होता है। ये जितने भी सवाल हैं आप जब इस अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इनका जवाब मिल जाएगा। घास पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बारे में मैंने अभी आपको इसी अध्याय में पढ़ाया था और आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने नोट्स में जरूर देना है और बनाना है। ईमानदारी से आप पढ़ाई करेंगे, आप निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।